हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पढ़ा था बेटा। लास्ट क्लास में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल था। लेकिन जैसे ही आपके डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हुआ तो हमें पता लगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है एटम के अंदर। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है किसी एटम के अंदर। उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अब इन चार्ज पार्टिकल्स को किसी एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये पढ़ेंगे। और ये बताएगा हमें एटॉमिक मॉडल हमें चार्ज पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा एटम के अंदर। ठीक है, एटॉमिक मॉडल, एटम का जो मॉडल है वो हमें बताएगा चार्ज पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन एटम के अंदर कैसे चार्ज पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बहुत सारे आपके ऐसे एटॉमिक मॉडल बनाए गए थे, लेकिन कुछ थे जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल कैसे है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ थे जो एक्सप्लेन कर पाए, तो हम उन्हें पढ़ेंगे। जो एक्सप्लेन कर पाए वो थे आपके जे थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एंड सेकंड आप रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जे थॉमसन ने क्या दिया हमारा। जे थॉमसन ने मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे चार्ज पार्टिकल्स को बताया। तो हमें पता लगा कि जो आपका एटम है वो स्फेरिकल शेप में होता है बेटा। किसमें? 3D में है तो स्फेरिकल शेप होती है एटम की। ठीक है, और जिसकी रेडियस आपकी 10⁻⁻10 मीटर के अप्रोक्स होती है। ठीक है, इतनी रेडियस होती है आपके एटम की। तो उनके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है आपके जे थॉमसन मॉडल को ही हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल, रेजन पुडिंग एंड वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपके जे थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग, रेजन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल से भी एक्सप्लेन किया जाता है, बोल सकते हैं उनको। तो आपके रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम क्या है, आपके किसी वाटरमेलन की तरह समझना। जो आपका पिंक पार्ट होता है, पिंक पार्ट होता है आपका वाटरमेलन का, उसको तो उसने समझ लिया पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल समझ लिया उसको। और जो सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के जो सीड्स है, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन समझ लिया। ठीक है, नेगेटिव पार्ट एक तरह से। तो उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बन के आया। तो जो ये पिंक पोर्शन है ये तो क्या हो गया? न्यूक्लियस। और जो ब्लैक सीड्स है ये क्या हो गए? आपके इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या था? जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। उनके अकॉर्डिंग न्यूट्रलिटी तो बैलेंस हो गई, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कैंसिल आउट करके न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई आपकी। लेकिन आपके एटम का जो मास है वो सही तरह से समझ नहीं आया, क्योंकि एटम के अंदर आपके पढ़ा था न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। आपने डिस्कवरी देखी ना, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से तो हमारा जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन है, प्लस पार्ट क्या है? प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन कहाँ गया भाई? एटॉमिक मास में प्रोटॉन, एटॉमिक मास ऑफ एटम
कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो एटॉमिक मास हमारा गड़बड़ा रहा था। ठीक है, एटॉमिक मास क्लियर नहीं आ रहा था कंप्लीट। और उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो मास है ना वो पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। मास क्या था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। विद इन द एटम, ओवर द एटम। एटम के अंदर कंप्लीटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट था मास। लेकिन आपका जो मास है वो एग्जैक्ट निकल कर नहीं आ रहा था, जो एक्चुअल एटम का मास है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज पर ही काम हुआ था। इस वजह से इसकी ड्रॉबैक हुई कि नहीं कर पाए इसको। और दूसरी ड्रॉबैक्स आएगी जब हम रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे तो इस मॉडल को फेल कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है कि जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। किस में मिला? फिजिक्स में। किस चीज के लिए मिला था? फिजिक्स में मिला था आपको। ये था कि आपकी जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं करती, इस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इसके ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो आपको पता लग गया बेटा जे थॉमसन की ड्रॉबैक क्या है। उसने न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया था कि आपका जो एटम है प्लस माइनस के हिसाब से न्यूट्रल हो गया, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है वो क्लियर निकल कर नहीं आ रहा था कंप्लीट। तो मतलब कुछ और एटम थे जो उसके अंदर नहीं आ रहे थे, और एटम की स्ट्रक्चर भी गलत थी। जो उन्होंने ये एटॉमिक मॉडल बनाया वो भी गलत था। एटॉमिक मॉडल भी गलत था। क्यों? ये हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिससे पता लगा कि जो आपका जे थॉमसन का मॉडल है वो सही नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को गलत पोजीशन दे रखी है। तो अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या है। ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसी को हम लोग बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या लिया था, एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स लिया, मतलब जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जाए, अल्फा रेज जाए। अल्फा रेज क्या होते हैं? जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? प्रोटॉन हो। कितने हो? 2। ठीक है, ना उसके पास, और 2 ही न्यूट्रॉन हो उसके पास। 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो बस। इलेक्ट्रॉन क्या हो उसके पास? 0। उसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। जैसे हीलियम 2 पॉजिटिव। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो इसके पास प्रोटॉन कितने हुए? 2। इसका मास नंबर होता है 4। तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2, और प्रोटॉन भी कितने हो गए? 2। ठीक है बेटा, प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन भी 2, तभी तो मास नंबर 4 आएगा। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि इसने पास न्यूट्रल स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन थे। 2 डोनेट कर दिए तो भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक भी नहीं, 0। तो वो होते हैं अल्फा पार्टिकल जिनके पास 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन हो। अब ये हमारा अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स ले लिया हमने। आप रेडियम ले सकते हो जहाँ से अल्फा रेस पार्टिकल्स रिलीज हो बस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स लेंगे या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब क्या करते हैं, हम लेड की प्लेट लगा देते हैं, स्लिट लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। हमारी गोल्ड की फॉइल, यहाँ पर क्या है? गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और इसके चारों तरफ एक आपने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट में आपने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा है। यहाँ पर क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल आपने जिंक सल्फाइड ले लिया, ZnS। जिंक सल्फाइड आपने फ्लोरोसेंट मटेरियल ले लिया आपने। ठीक है, इसके चारों तरफ उसकी कवरिंग कर दी इन्होंने।
क्या होता है, जैसे इस गोल्ड फॉइल पर आपके अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं तो कुछ आपकी ऑब्जर्वेशंस निकल कर आते हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बेटा, तो कुछ ऑब्जर्वेशन आते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं। इन्होंने बोला ऑब्जर्वेशन यही आई आपकी कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil and deflected। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट किए गोल्ड फोइल से पास हो जाते हैं। मान लो आपने यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पास कराए थे तो वो गोल्ड फोइल को टकरा के एंगल चेंज नहीं किया, डेविएट नहीं किए, वो सीधा पास हो गई उसके अंदर से। सेकंड पॉइंट निकल कर आया, कुछ स्मॉल फ्रैक्शन में, बहुत कम, कुछ अल्फा पार्टिकल, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स was deflected by small angles। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी फ्यू, सबसे कम, वेरी फ्यू मतलब लगभग 1 in 20,000, मतलब कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, मतलब वापस आ गया। बाउंस बैक मतलब 180 डिग्री पे गया और डायरेक्ट वापस, जैसे गोल्ड फॉइल पे हिट किया वापस आ गया, गोल्ड फॉइल पे हिट किया वापस आ गया। 20,000 में से ऐसा एक पार्टिकल्स था, मतलब कि आपका वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, लगभग 180 डिग्री के आसपास डिफ्लेक्ट हो गया वो। तो इन ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकल कर आया है, और वो कंक्लूजन ये निकला बेटा कि जो आपका एटम के पास मोस्ट ऑफ द स्पेस है ना, ये एटम है, एटम का ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी। कंक्लूजन क्या निकल कर आया आपके, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, क्या है, खाली है। ठीक है, तो अगर खाली है मतलब कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो दोनों ही केस में कुछ तो होता है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी, मतलब ना ही पॉजिटिव पार्ट है और ना ही नेगेटिव पार्ट है, तो वो बिना डिफ्लेक्ट किए चला गया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। सेकंड कंक्लूजन क्या निकल गया, जो पॉजिटिव पार्ट है ना एटम का, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वह डिफ्लेक्टेड है। बहुत जो हीलियम है पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल कौन करेगा, पॉजिटिव। तो हमने देखा कि स्मॉल फ्रैक्शन में एंगल से डेविएट हुए, कुछ स्मॉल फ्रैक्शन में क्या हुए, डेविएट है। तो देखो उनके हिसाब से कुछ रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, एटम है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज़ है, सिर्फ सेंटर में, बाकी जगह वैकेंट है, बाकी जगह एम्प्टी है, खाली है। अल्फा पार्टिकल्स मेरे जैसे इस पॉजिटिव के पर टकराएंगे, तो देखो ये अल्फा टू पॉजिटिव है और ये न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव पार्ट है, तो वापस आ जाएंगे रिपेल करके 180 डिग्री पर। तो उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है ना वो एक जगह सेट है और वो सेंटर में है, और इस न्यूक्लियस में क्या बताया उन्होंने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, सेंटर में, और उसका कंप्लीटली नाम दे दिया उसने, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, तो इस वजह से प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वापस बाउंस बैक हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। अब देखो जैसे हीलियम जहां पर आता है इलेक्ट्रॉन के तरफ, यहाँ तो कंप्लीटली बाउंस बैक हो जाएगा, लेकिन जैसे इस एरिया में आता है तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव का इफेक्ट आएगा और क्या कर जाएगा, वो सीधा ना जाकर डेविएट हो जाएगा कुछ एंगल से। ठीक है, और यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, ऑर्बिट में, जहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ये डेविएट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ये इससे अपनी तरफ को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्ट। अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की वजह से तो अट्रैक्ट होंगे,
तो डिफ्लेक्शन होगा आपका, एंगल से डेविएट होंगे, और अल्फा पार्टिकल्स आपके पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से क्या होंगे, रिपेल। ठीक है, रिपेल होंगे तो एंगल में डेविएशन आएगा। समझ आया, ये है। तो उन्होंने कहा बहुत स्मॉल वॉल्यूम है जहाँ पर आपका मास कंसंट्रेटेड है, जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, पार्ट है, वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन है सिर्फ, वो इतना है जैसे आप समझो डेली लाइफ के एग्जांपल से न्यूक्लियस उन्होंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ बेटा। ठीक है, आगे मॉडिफाई करके बता दिया था उन्होंने ये, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब इन्होंने मॉडल डिस्कवर किया ना, बट उन्होंने बोला कि प्रोटॉन के अंदर ही न्यूट्रॉन है, दोनों साथ में है। इन्होंने बोला रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो बहुत कम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बहुत कम है, बहुत। ठीक है, किससे, वॉल्यूम ऑफ एटम से, वॉल्यूम ऑफ एटम से बहुत कम है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम से बहुत कम है। तो आप इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से ये समझ लो, मान लो आपका पास एक क्रिकेट ग्राउंड है और वो 5 किलोमीटर की रेडियस में है, उसका रेडियस कितना है, 5 किलोमीटर। मतलब कि सेंटर में आपने एक बॉल रखी एक, और 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ पर आपका पूरा क्या बन जाता है, एटम कंप्लीट हो जाता है का। ठीक है, स्फीयर बन जाता है। तो ये सोच कर देखो, ये बॉल जहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो इस बॉल का कोई है वॉल्यूम, कुछ निकलेगा। आप खुद समझो, आप एक बॉल को 5 किलोमीटर दूर से देखते हो, दिखेगी नहीं दिखेगी, तो वॉल्यूम तो कुछ ना के बराबर है इसका। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, ना के बराबर है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट निकालेंगे तो ऑब्वियसली कैलकुलेट तो करेंगे हम लोग, पर कंपैरेटिवली एटम के बराबर तो ना के बराबर है, क्योंकि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस का है। अब समझ आया कि वॉल्यूम का रेशियो और एटम का एटमिक रेडियो में, एटम का जो रेडियस है उसके रेशियो में एटम में कितना रेशियो है, क्या रेशियो से आपका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है और वॉल्यूम ऑफ एटम है, इसका रेशियो समझ आया। तो आपका जो न्यूक्लियस का रेडियस है, न्यूक्लियस है उसका साइज कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, 5 किलोमीटर बढ़ा के बोला था ना हमने, इस वजह से 10⁻⁻15 मीटर, ये क्या है, रेडियस है आपके न्यूक्लियस का। क्लियर बेटा, न्यूक्लियस से एटम की तरफ, इतना क्लियर हो गया। ये डिस्कवरी हुई थी बेटा, लेकिन इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी। इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व। आगे जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की, तो उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इस ऑर्बिट में, इसका नाम उन्होंने दे दिया ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। क्लियर है। और इन्होंने इसको समझाया कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, ऐसे सोलर सिस्टम की तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और रोटेट भी करता है, रोटेट और रिवॉल्व दोनों करता है। ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। लेकिन जो सन और अर्थ है बेटा, वो दोनों ही चार्ज पार्टिकल नहीं है। सन और अर्थ चार्ज पार्टिकल नहीं है। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल नहीं है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल है। तो क्या फर्क नहीं आएगा दोनों के रोटेशन में, स्ट्रक्चर में, ये दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, आप जब मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ोगे उनके अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, वो एक्सेलरेट होते होते अपनी एनर्जी एकदम से ख़त्म कर देंगे। जैसे अब उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर, रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो एक टाइम पे आके ये यहाँ न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता ही नहीं है, मिक्स ही नहीं होता। तो यही इसके ड्रॉबैक है। वो ये नहीं समझा पाया बस कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है। ठीक है, और ना ही वो ये बता पाया
कि किस फोर्स से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को हेल्ड कर रहे हैं। बस उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया। इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, उस फोर्स के थ्रू आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से हेल्ड करके रखे हुए हैं। बस उन्होंने इतना सा बताया था न्यूक्लियस के रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ड्रॉबैक क्या हुई रदरफोर्ड की? अब समझ आया ना रदरफोर्ड की ड्रॉबैक कैसे समझा रही हूँ? ये तो सही है, लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो एक टाइम के बाद वो अपनी एनर्जी आपका लूज कर देता, खत्म कर देगा सारी। तो वो जब एनर्जी नहीं बचेगी तो वापस क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास गिर जाएगा। लेकिन ये गिरता नहीं है, एक तो ये ड्रॉबैक हो गई। दूसरा, वो एटम का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया। जैसे हर एटम की एलिमेंट होता है, उसके हर एटम की कोई भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लोगे, उनके एटम की अलग प्रॉपर्टीज होती है, उनका एक स्पेक्ट्रा अलग होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का फिंगरप्रिंट होते हैं, हर ह्यूमन बींग का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, ऐसे ही एटम का स्पेक्ट्रा फिंगरप्रिंट समझ लो। जो स्पेक्ट्रा होता है ना, वो फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। अगर हमें किसी का स्पेक्ट्रम मिल गया ना एटम का, तो हम बता सकते हो किस एलिमेंट का एटम है। ठीक है, वो हाइड्रोजन का है, सोडियम का है, पोटेशियम का एटम है। तो वो ये नहीं बता पाया, और वो एटम की स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाया। स्टेबिलिटी अभी बता दी, क्या स्टेबिलिटी फैक्टर है आपका, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता नहीं है। रीजन बताओ क्या है, वो रीजन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन ड्रॉबैक को किसने क्लियर किया? आपका लगभग कुछ हद तक आपके नील बोहरा साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ हद तक ये सारी ड्रॉबैक कम कर दी। लेकिन सारी की तो अभी भी नहीं हुई है, कुछ हद तक हो चुकी है। ठीक है, और बाकी साइंटिस्ट ने की है, सिर्फ वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बता पाया था। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा।